गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से अपने दाएं हाथ का बायां अंगूठा दबा के बताएंगे। क्या आप सबको क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? दाएं हाथ का बायां अंगूठा। ऑल राइट, चलिए तो आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ाई शुरू करें क्या? हम लोग बात कर रहे थे वर्क पे, हाँ या ना? अभी तक किस्सा क्या क्या चला जरा 2 मिनट सुनिएगा। हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, हाँ या ना? अभी हमारा जो डिस्कशन है वो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पे चलने वाला है। सबसे पहला है हीट, और फिर है वर्क, और फिर है इंटरनल एनर्जी, और फिर है एंथैल्पी। हमने हीट पे बात करी, ठीक है साहब, हीट क्या होता है, उसका फील क्या है, ऑल दैट। फिर हमने बात करी वर्क पे, और वर्क का जो सबसे प्यारा कंक्लूजन निकल के आए वो ये कि वर्क हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है, और जो कि शायद लॉजिकल भी है, हाँ या ना? जब मैं आपसे वर्क की बात कर रहा था तो शायद मैंने आपसे कहा हो बार बार कि बच्चे फिजिक्स भूल के पढ़ेंगे। द थिंग इज फिजिक्स में और यहाँ पे कन्वेंशन थोड़ा सा अलग चलता है। ऐसा क्यों चलता है, द रीजन वो भी अभी हम कुछ देर में बात करेंगे, बट द थिंग इज आप फिजिक्स भूल के पढ़ेंगे फिजिक्स। ऐसा भी प्रायः पाया गया है जब केमिस्ट्री में भी थर्मो चलता है और फिजिक्स में भी थर्मो चलता है, बच्चा कई बार अपने होश आवाज खो बैठता है। तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है क्या? बात चली साहब वर्क है क्या? हमने कहा सो सिंपल, जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, वही वर्क होता है, वही वर्क होता है। साहब हमें तो फॉर्मूला बता दो, आप हमें सवाल करना है। हमने कहा सो सिंपल, फॉर्मूला बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हाँ या ना? कहाँ कहाँ वर्क जीरो होगा, क्या ये क्लियर है? हम लोग वर्क तो पढ़ते हैं पर जाने अनजाने में पीवी वर्क पढ़ते हैं, यस और नो? और पीवी वर्क कहां कहां जीरो होगा? सो सिंपल साहब, जहां एक्सपांशन ना हो, कंप्रेशन ना हो, और जहां कोई अगेंस्ट में ना हो, यस और नो? अब इन शब्दों के लिए सवाल कभी कठिन कठिन शब्द बोलता है, इवैक्यूएटेड बल्ब। बच्चा परेशान, भाई ये क्या है? अरे वैक्यूम ही तो है। तो शब्दों से नहीं घबराना है, ये 4 कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए। जस्ट क्लियर? हमने अभी तक क्या पढ़ा, आइए उसे एक बार कंक्लूड करते हैं। हम साइन कन्वेंशन पे बात कर ले, किस बात कर ले? क्या लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन बात हो गई थी? ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, हाँ या ना? चलिए आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बोर्ड पर। बच्चों इमेजिन करते हैं सिस्टम है, क्या है ये? अगर सिस्टम को हमें एनर्जी देनी है या एनर्जी लेनी है, हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक हीट दूसरा वर्क, एक हीट दूसरा वर्क, हाँ या ना? प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस सिस्टम को क्या हम दो तरीके से हीट दे और हीट ले सकते हैं? एक मिनट, हीट दो तरीके से कि एनर्जी दो तरीके से? शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, क्या हम इसको एनर्जी दो तरीके से दे और ले सकते हैं? हमें हमेशा सिस्टम का ध्यान रखना है, जब भी सिस्टम का फायदा होगा पॉजिटिव, जब भी सिस्टम का नुकसान होगा नेगेटिव। पक्की बात? आइए हम इसे हीट देते हैं, दे क्या? इमेजिन करते हैं सिस्टम को हीट मिली, सिस्टम को हीट। अच्छा बताओ, हीट मिली कि हीट मिला? हीट मिली कि हीट मिला? अरे बोलो ना यार। सिस्टम को हीट मिली, सिस्टम को हीट। और सिस्टम पे वर्क किया कि सिस्टम पे वर्क की? किया, राइट? तो इमेजिन करते हैं हमने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे वर्क, और सिस्टम को हीट मिली। जब सिस्टम को हीट मिली तो क्या सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई? सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, तो इसे हम पॉजिटिव माने कि निगेटिव? और अगर सिस्टम से हीट चली गई, अगर सिस्टम से हीट चली गई कि चला गया? इस सिस्टम से अगर हीट चली गई तो क्या उसे हम माइनस लें? इसका फील आया कि नहीं आया? इसे मैं ऑन द सिस्टम बोलूं कि बाय द सिस्टम? अच्छा सुनो ना, सिस्टम को हीट मिली, तो सिस्टम को जब हीट मिली तो आई कहां से, आपके घर से कि मेरे घर से? सराउंडिंग से। तो या तो मैं ऑन द सिस्टम बोलूं या तो मैं बाय द सराउंडिंग बोलूं, बात बराबर है? ठीक उसी प्रकार से अगर सिस्टम से हीट गई तो मैं बोल दूं बाय द सिस्टम, हाँ या ना? अब सिस्टम से हीट गई पर आखिर गई कहां? तो इसे बोल दूं मैं ऑन द सराउंडिंग। क्या ऐसे शब्दों से आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं? इन द सेम वे आओ हम इसमें एनर्जी दूसरे तरीके से देते हैं, दैट इज वर्क। दैट इज, अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे वर्क, यार सिस्टम पे ऐसे कैसे वर्क करते हैं? ऐसे, कंप्रेशन। सिस्टम पे वर्क का मतलब है कंप्रेशन, और सिस्टम से वर्क का मतलब है एक्सपांशन।
क्लियर है? अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया तो सिस्टम को एनर्जी मिली कि गई? तो सिस्टम को एनर्जी मिली, जैसे हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव, तो इसे कह दो पॉजिटिव चलेगा, तो इसका नाम मैं ऑन द सिस्टम रखूं कि बाय द सिस्टम? तो जो सिस्टम पर है तो क्या वो सराउंडिंग से है? ऑन द सिस्टम। क्या बाय द सराउंडिंग है? पक्की बात? तो इसे मैं ऑन द सिस्टम बोलूं या बाय द सराउंडिंग बोलूं, क्या किसी कोई दिक्कत है? मान लेते हैं अब सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया तो एक्सपांशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसे मैं निगेटिव लूं कि पॉजिटिव? ये सबको क्लियर है? इसे मैं बाय द सिस्टम बोलूं कि ऑन द सिस्टम? अब जो बाय द सिस्टम है क्या वो ऑन द सराउंडिंग है? क्या हमने हमारी इस पूरी केमिकल थर्मो के साइन कन्वेंशन को कंक्लूड कर दिया है? और एक सरल भाषा में हमें हमेशा सिस्टम का ध्यान रखना है, हमें हमेशा सिस्टम का फायदा सोचना है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो प्लस, एनर्जी जाती है तो आसान है। हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहीं पे थोड़ा सा चीज है। जब हम यहाँ पे वर्क का साइन कन्वेंशन लेते हैं बच्चों, तो हम लोग ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव और बाय द सिस्टम को, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होने का एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, मशीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पक्का? इमेजिन करो आपने रोबोट बनाया, तो आपने एक मशीन बनाई। अब मशीन आपके लिए काम करे कि आप मशीन के लिए काम करो? पक्का ना? पता चला आपने रोबोट बना दिया, रोज आप ही उसका काम कर रहे हो। हाँ, रोबोट आपका ऑर्डर दे रहा है, भाई खाना लेकर मेरे लिए, तो क्या वो सही रहेगा ना? तो जब आप मशीन बनाते हैं तो आप चाहते हैं मशीन आपके लिए काम करे, हाँ या ना? तो आप वहां सिस्टम से काम लेते हैं। तो सिस्टम से काम जब लेते हैं तो आप उसका फायदा देखते हैं, हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और यही वजह है कि जब वहां बाय द सिस्टम में हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ने 500 जूल काम किया, बहुत अच्छा। अरे तेरा रोबोट तो 200 जूल काम किया, खराब है? नहीं समझे? तो हम वहां सिस्टम से काम लेते हैं, इसलिए उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेकिन यहाँ पर हमारी जो केमिस्ट्री है वो लेबोरेटरी से शुरू होती है, लेबोरेटरी पे खत्म होती है। हम हमेशा सिस्टम का ध्यान रखते हैं, हमें काम वाम नहीं लेना है। नहीं समझे? और यही वजह है कि साइन कन्वेंशन ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। हमने अभी तक जितने भी साइन कन्वेंशन पढ़े उसे हम एक छोटे से पॉइंट में कंक्लूड कर सकते हैं। लिख लिया होगा? जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बात कर ली थी बच्चों, अगर सवाल कभी हमसे वर्क डन पूछता है, क्या पूछता है, तो हम आंसर साइन कन्वेंशन के साथ देंगे, विदाउट साइन कन्वेंशन। लेकिन अगर हमसे वर्क डन बाय द सिस्टम बोलता है तो अब क्या देंगे आंसर, प्लस। क्या इस पे बात हो चुकी है? तो अब समय है कुछ छोटे छोटे सवालों को करके इन बातों को और कंफर्म और पक्का करने का। अगर मैं कंक्लूड करूं बच्चों, आपने अभी तक क्या सीखा? बाकी सब फील, आपने दो ही चीजें सीखी। सबसे पहले आपने सीखा वर्क का फील, जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है। और दूसरा आप सबने सीखा फॉर्मूला माइनस पी एक्स डेल्टा वी। क्या ये दोनों बातें पूरी क्लास को याद है? अगर आपको ये दोनों बातें याद है तो सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। बाकी सब क्या था सर? बाकी सब आपके जहन में डाले गए कंसेप्ट है जिनसे हम सवाल। इज दिस क्लियर? क्या होगा? जल्दी से छापा मार टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने हीट पे डिस्कशन किया, हमने वर्क पे डिस्कशन किया। कुछ ही देर में आते हैं इंटरनल एनर्जी में। एक बार जो हमने सीखा है उसे और पक्का और कंफर्म कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। होगा? तब तक मैं आपके कुछ सवाल फ्रेम कर रहा हूं, फटाफट आप लिखिए। लिख लिया होगा? शुरू करें सिलसिला सवालों का। अब थोड़े थोड़े सवाल कर रहे हैं ताकि हम एक बार वर्क को फील कर पाए। जब एक बार ये सारे टॉपिक हो जाते हैं फिर सबके मिले जुले सवाल आएंगे, राइट? लिखिएगा पहला सवाल। 10 लीटर of an ideal gas, 10 liter of an ideal gas
containing 5 mole with internal pressure of 2 atm, containing 5 mole with internal pressure of 2 atm got expanded in an evacuated bulb. Got expanded in an evacuated bulb. Then calculate work done by the system. इतना जल्दी बता दिया आपने. Then calculate, इतना बड़ा सवाल था. Then calculate work done by the, अच्छा मैंने by the system बोला इसलिए आपने प्लस 0 बोला. मैं work done पूछता तो माइनस 0 बताते हैं ना. अच्छा 0 तो 0 है, yes or no? अरे 0 तो क्या बोला समझ पाए ना. वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है. क्या पूछा है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है इसलिए 0 बोला कि वो 0 है. अगर वर्क डन पूछता तो कितना बोलते यार. इतना जल्दी आपने 0 कैसे बता दिया. अच्छा वैक्यूम में वर्क होता ही नहीं है. मुझे फील वाला आंसर चाहिए. क्यों नहीं होता सर? जब कोई अगेंस्ट में है ही नहीं तो वर्क कहां होगा. करने का एहसास ही तो वर्क है. और जब कुछ नहीं करना पड़ा तो वर्क कहां है. सच कह रहा हूं. लिखिएगा अगला सवाल. बिल्कुल सही जवाब एंड आंसर इज 0. क्या 0 किलोमीटर पर आवर, 0 जूल, 0 एटीएम, 0 जूल, 0. अच्छा फिर 0 इंटू जूल फिर से 0 हो गया है ना. लिखिएगा अगला सवाल. A sample of ideal gas. A sample of ideal gas got expanded. A sample of ideal gas got expanded from 10 liter to 20 liter. From 10 liter to 20 liter against a constant external pressure of 2 atm. Against a constant external pressure of 2 atm. Against a constant external pressure of, then calculate first part, work done. Then calculate first part, work done. Second part, work done by the system. Work done by the system. और आपको जो by the system work done बताना है उसे 2 यूनिट पे बताना है. पहला लीटर एटीएम में आंसर देना है और दूसरा जूल में आंसर देना है. Then calculate work done by the system in liter atm and joule. फर्स्ट पार्ट का आंसर आप मुझे लीटर एटीएम में दे सकते हैं. आजादी. आंसर बोलने का कभी नहीं रखा. आंसर आने पे हाथ खड़े करेंगे. आंसर बोलने का नहीं रखा. सवाल आपसे कह रहा है कि 10 लीटर से 20 लीटर हो गया अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm. देन कैलकुलेट वर्क डन. एक बात बता दो यार, ये एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है? एक बात बता दो, आपको वर्क के मैंने कितने फॉर्मूले सिखाए? 1500, 2000. एक ही तो है यार. W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. हाँ या ना? फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए. जीवन में इससे आसान क्या पाएंगे? चलिए सबने कर लिया होगा. फर्स्ट पार्ट कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड. सच में कर लिया? कुछ नया तो नहीं करना है. मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं. W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. यस और नो? तो -2. अच्छा डेल्टा वी में बड़ा माइनस छोटा कि फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल. हाँ या ना? लिख दो 10. चलेगा? आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का -20 लीटर एटीएम. फर्स्ट पार्ट का आंसर है -20 लीटर एटीएम. यस और नो? आते हैं सेकंड पार्ट में. क्या आपसे वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है? तो बाय द सिस्टम बोला तो साइन कन्वेंशन लगाए कि ना लगाए? ये फील आ रहा है जबरदस्ती बोल रहा हूं. जब बाय द सिस्टम बोल दिया तो काय को माइनस लगाए? माइनस का तो मतलब ही बाय द सिस्टम होता है. और जब बाय द सिस्टम बोल दिया तो माइनस ना. चलेगा? बिल्कुल सही जवाब. तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या? आंसर 20 लीटर एटीएम है. थर्ड पार्ट में आपसे जूल में पूछा है. कुछ आलसी बच्चे उसे 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं. तो जिन्होंने 100 से बताया उनका गलत है. 101 से बताना है. चलेगा? क्या आप कन्वर्ट कर पाएंगे?
तो वर्क डन जो कि लीटर एटीएम में है उसे मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 101 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ या ना प्यारे बच्चों, आंसर कितना आया? चलेगा चलेगा। एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं, ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा, इससे थोड़ा अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि ये वैल्यू हमने अप्रॉक्स ली है, एग्जैक्ट वैल्यू 101.3 होती है। हाँ या ना? चलेगा। अगला सवाल, अगला सवाल बोलो। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर वर्क डन बाय द सिस्टम होना चाहिए। ऐसे बात करते हैं, जरा सब लोग सुनिएगा। आप सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, पढ़ा क्या? वहां रेट पढ़ा, पढ़ा क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ा, पढ़ा क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस में होता है प्लस। अब वहां पे दो तरह के सवाल सिखाए थे। अगर रेट बोल दे, क्या बोल दे? तो रेट बोलोगे तो आंसर माइनस के साथ हो गया प्लस के साथ। लेकिन अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल दे, अब क्यों प्लस? सुनना सुनना सुनना, मान लो 5 मोल पर सेकंड गया, 5 मोल पर सेकंड। मैंने पूछा व्हाट इज रेट, तो आप बोलोगे -5। अच्छा, एक एक सेकंड 5-5 मोल गया। और मैंने आपसे पूछा कितना मोल गया, अब भी बोलोगे -5। अब क्या बोलोगे? मैं तो पूछ रहा हूं ना कितना मोल गया, तो बोलोगे 5 मोल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना मोल गया? 5। यही कंसेप्ट यहां लगाओ ना। वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस होता है, यस। तो जब मैंने आपसे वर्क डन पूछा, आपने मुझे आंसर माइनस दिया, नहीं दिया? अब मुझे नहीं पता एक्सपांशन का, मुझे नहीं पता, मुझे सवाल पता ही नहीं है। इमेजिन करो हम लेबोरेटरी में, आपने कहा सर -20 का वर्क डन हुआ है। अच्छा -20 का हुआ, अच्छा एक्सपांशन, अच्छा बाय द सिस्टम हुआ, हाँ या ना? लेकिन अब मैं एग्जामिनर ने आपसे पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज वर्क डन बाय द, तो जब मैं बाय द सिस्टम पूछ रहा हूं तो क्या साइन लगाओगे? ऐसे बताओ, क्या वर्क माइनस होने कोई तुक होता है? वर्क माइनस हो सकता है? वर्क है क्या? करने का एहसास। तो कुछ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। ये माइनस क्या है? माइनस तो बस बताने के लिए है कि वो बाय द सिस्टम है, हाँ या ना? वर्क भी तो कुछ करने का एहसास है ना यार। कुछ किया तो क्या, नहीं किया तो क्या किया? कुछ ना किया। माइनस क्या किया? मैंने माइनस जूल वर्क किया। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हेलो। तो जब कभी सवाल आपसे वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दे, यानी आपसे बाय द सिस्टम पूछ रहा है, तो आप उसमें साइन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? मतलब वही वाली बात है कि सिस्टम ने कितना वर्क किया, -20 की 20। सिस्टम ने वर्क किया -20 की 20, तो आंसर माइनस बोलूं कि प्लस बोलूं? इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? अगला सवाल, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस changes its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube, from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube। जल्दी से बता दो, ये कंप्रेशन की एक्सपांशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? अगर आंसर आपका निगेटिव आ जाए तो क्या समझोगे? गलत है। देखेंगे, changes its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube against a constant external pressure, against a constant external pressure of 0.5 atm, of 0.5, then calculate work done in liter atm। आपको आंसर बताना है work done in liter atm, then calculate work done in liter atm। then calculate work done in liter atm। इतना सब नीचे आंसर लगाना चाहिए। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। पूरी क्लास की, पूरी क्लास। then calculate work done in radian। आधे बच्चे घबरा गए, यार सेंटीमीटर क्यूब को कैसे बदले? अरे यार 1 सीसी बराबर 1 ml, 1 सीसी बराबर, मैं अभी वही चीजें दे रहा हूं जो आपको पहले से पता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या 1 ml होता है? तो सेंटीमीटर क्यूब से ml से लीटर नहीं बदल लोगे।
400 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 400 ml हुआ? 400 ml क्या 0.4 लीटर हुआ? तो ये 0.4 लीटर पॉइंट कहां कठिन है, सवाल मुझे बता दें आप। चलिए पूरी क्लास का आंसर आ गया क्या? एंड द आंसर इज 0.1 लीटर एटीएम, हाँ या ना? जिनसे नहीं बना उनके लिए। यार वर्क डन कितने फॉर्मूले आपको सिखाए, एक ही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले में चैप्टर में है क्या? कुछ नहीं। फॉर्मूले में चैप्टर में कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर? क्या एक ही फॉर्मूला है? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हाँ या ना? माइनस पी एक्सटर्नल क्या 0.5 है? डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की बड़ा माइनस छोटा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पक्की बात? कितना है? 200 माइनस 400, 0.2 माइनस 0.4 आ गया 0.2, हाँ या ना? पक्की बात? माइनस साइन के साथ, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? आंसर कितना आया? लीटर एटीएम, हाँ या ना? पक्की बात? जूल वूल में कन्वर्ट कर लोगे? लिखिएगा अगला सवाल। बोलो। an ideal gas an ideal gas having initial volume 10 liter, an ideal gas having initial volume 10 liter got expanded in an external pressure of 1 atm, got expanded in an external pressure of 1 atm. If 20 liter atm work, if 20 liter atm work is done by the system, if 20 liter atm work is done by the system, if 20 liter atm work is done by the system, then calculate final volume of the system. आंसर बोलना नहीं, then calculate final volume of the system. Then calculate final volume of the system. कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। कितने फॉर्मूले आपको वर्क याद? फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कराइए, तसल्ली से सॉल्व करिए, आंसर पाइए। हालांकि धीरे धीरे ऐसे सवाल आपसे ओरली भी बनने लगेंगे, बट अभी फिलहाल आप तसल्ली से फॉर्मूला लिखो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है आंसर आ गया होगा। एंड आंसर इज पूरी क्लास का आंसर नहीं आया। जिन बच्चों का नहीं आया उनके लिए, क्या प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जिनसे नहीं बना उन सब का मुझे ध्यान चाहिए। बोर्ड पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या W का फॉर्मूला यही है? ये जो फॉर्मूला हमने बनाया ये साइन कन्वेंशन के साथ वाला है कि विदाउट साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन के साथ। तो क्या इसमें सारी वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे? तो क्या वर्क डन को भी साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे? वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मैं माइनस करके लिखूं प्लस करके? -20। इज दिस क्लियर? बस यही पे ट्विस्ट था कि आप समझें, आप जाने, आप पहचाने ये जो फॉर्मूला होता है इसमें सभी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है। चलेगा? -20 बराबर क्या हमें सवाल में पी एक्सटर्नल दिया है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या यही फॉर्मूला होता है? वी इनिशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। क्या सवाल में कुछ बचा बच्चों? क्या इसे सॉल्व करके वी फाइनल बता देंगे? एंड द आंसर इज 30 लीटर। यस और नो? सवाल आसान नहीं, लेकिन अक्सर मोस्ट बच्चे यही गलती करते हैं, 20 लिख के सॉल्व करते हैं, वही पहला ऑप्शन होता है, जल्दबाजी में करके चले भी आते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब आप थर्मो के सवाल करेंगे यू विल सी, इसमें जब हम ऑप्शन बनाते हैं ना, हमेशा एक ऑप्शन माइनस प्लस चेंज करके बनाते हैं, पर ऐसा आपको हर सवाल में देखने को मिलेगा और अक्सर वो पहला ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं आपको पहला कभी टिक नहीं करना है। नहीं समझे? आधे बच्चे रूल वाले तुक्के वाले, हाँ पहला मत टिक करना थर्मो के सवालों में, नहीं ऐसा नहीं। आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, आपको अक्सर वो ललचाया जाता है कि पहला वाला वही है जो आपने टिक किया है, तो संभल के सॉल्व करें। इज दिस क्लियर? अगला सवाल, 2 मोल, अब आधे बच्चे ऑब्जर्वेशन करेंगे, सारी आंसर देखो, अरे हाँ यार ये तो है ही नहीं, बहुत कम है। 2 मोल of an ideal gas, 2 मोल
of an ideal gas got expanded against a constant external pressure of 2 atm, got expanded against a constant external pressure of 2 atm, a constant external pressure of atm, so that its volume becomes double, so that its volume becomes double of its initial volume, then calculate work done by the system in liter atm, then calculate work done by the system. गौर करिएगा, सवाल में आपसे वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है और वो भी लीटर एटीएम में। आंसर आने पे हाथ खड़े करेंगे, आंसर बोलने का नहीं रखा है। ऑनलाइन बच्चे भी आंसर दे, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। देन कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑफलाइन में आंसर आ चुका है। देन कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन का एक फॉर्मूला है, एक ही कंसेप्ट है, लगाएं और आंसर पाए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हल्का सा। हाँ मुझे पता है अभी आपने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन एक सच से आप सभी वाकिफ हैं। अगर कभी कोई गैस है, हालांकि सवाल में एसटीपी आइडेंटिफाइड नहीं, पर जब नहीं बोला है तो मानने का हक तो हमें बनता है। अरे हाँ या ना? यस यू आर करेक्ट कि सवाल में एसटीपी लिखा होना चाहिए, पर नहीं लिखा है तो हम मान सकते हैं इन गिवन कंडीशन यस और नो। तो हमने एसटीपी मानते हुए, हमने एसटीपी, हम सबको पता है कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है क्या 22.4 लीटर होता है। अब हमारे पास गैस एक मोल है कि 2 मोल? कितनी मोल है बच्चों? तो जब गैस 2 मोल है तो गैस का वॉल्यूम 44.8 लीटर होएगा, यानी कि ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है। बोलो हाँ या ना? यानी कि गैस पहले इतने वॉल्यूम पे थी, हाँ या ना? अब उसमें हुआ एक्सपांशन। क्या हुआ? तो जब एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम दुगना हुआ कि 3 गुना? क्या सवाल आपसे दुगना वॉल्यूम कह रहा है? जल्दी से आओ देख लो ना, ताओ फाइनल वॉल्यूम कितना? इसका दुगना करोगे ना यार, 89.6 लीटर, हाँ या ना? क्या हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम मिल गया है? क्या सवाल में एक्सटर्नल प्रेशर दिया है? क्या सवाल खत्म सा हो गया है? क्या वर्क डन का एक ही फॉर्मूला बच्चों आप सबको आता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी यही लगाना तो आता है। क्या वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल -2 इंटू 44.8, हाँ या ना? ये 44.8 कैसे आया? फाइनल माइनस इनिशियल, 44.8 ही तो आएगा। तो क्या आंसर -89.6 आएगा? अब बताओ, वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है। अगर वर्क डन होता तो क्या आंसर यही जाता? लेकिन सवाल हमसे वर्क डन नहीं पूछा है, सवाल हमसे क्या पूछा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्या जो सवाल है उसके हिसाब से आंसर चला जाएगा 89.6 लीटर एटीएम, यस और नो? कितने बच्चों ने कर लिया था? रेज योर हैंड। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे। बहुत अच्छे, बन गया था क्या? हमने जो सवाल किए ये वर्क डन के कुछ कंसेप्चुअल, कुछ ऐसे सवाल जो आपको लॉजिक सिखा रहे हैं, शायद आप पकड़ पा रहे हैं। अरे हाँ या ना? कहीं साइन कन्वेंशन का झोल है तो कहीं आपसे लैंग्वेज का झोल है, इसको पहचाने। सवाल यही यही पे ट्विस्ट करता है। चलेगा, आइए इस टॉपिक का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। अभी तक जितने सवाल देखे उनसे थोड़ा अलग करके देखते हैं। बोलूं क्या? लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेशन एरर। बोलो क्या? लिखिएगा अगला सवाल। सैंपल ऑफ आइडियल गैस। मैं बार बार एक गैस का नाम ले रहा हूं। कौन सी गैस? क्या आप सबने आइडियल गैस का नाम सुना है? हाँ, अभी शायद आपने केटीजी पढ़ा नहीं है, पर शायद इतना तो आपको याद होगा अपनी भूली गुस्सी यादों के बेसिस पे आइडियल गैस क्या होती है। सबको याद है क्या? कौन सी गैस आइडियल गैस? जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। गलत। ये कौन सी गैस है आइडियल गैस? ऐसी गैस जिनमें अंदर ना तो अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन।
किसी प्रकार का ना तो अट्रैक्शन है, किसी प्रकार का ना तो रिपल्शन है, और उसके मॉलिक्यूल का साइज टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। ये 2 पॉइंट्स का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। कुछ याद आ रहा है क्या? फिलहाल हम सारी बातें किस गैस को लेकर चल रहे हैं? आइडियल। क्योंकि हम अट्रैक्शन और रिपल्शन के पहलुओं पे उलझना नहीं चाहते, तो हमने एक ऐसी गैस को लेके बात की है, एक ऐसी गैस को लेके सारा चीज समझा है जिसका नाम है आइडियल गैस। क्या नाम है? सवाल क्या है लिखिएगा। सैंपल ऑफ आइडियल गैस got expanded from 10 liter to 12 liter, got expanded from 10 liter to 20 liter, from 10 liter to 20 liter against a constant force, against a constant force of 2 into 10 की power 5 Newton, against a constant force of 2 into 10 की power 5 Newton. If area of the piston is, if area of the piston is 10 meter square, if area of the piston is 10 meter square, then calculate. If area of the piston is 10 meter square, then calculate work done, then calculate work done in joule. प्यारे बच्चों, आपको जो वर्क डन बताना है वो जूल में बताना है। then calculate work done in joule, then calculate work done in joule. सवाल में कुछ नहीं है, बस मैं हिंट देना चाहता हूं, लीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जिसने इसे कन्वर्ट कर लिया बेहद ही आसान खेल हो जाता है। सवाल कुछ नहीं है, अपने आप एक नायाब सवाल है, केवल यूनिट कन्वर्जन का खेल है, और जो कंसेप्ट आपको पता है वही कंसेप्ट। हिंट है, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? हेलो, बस हिंट दिया है मैंने, शायद सफिशिएंट। समझदार जो होगा पाएगा, तुरंत निकल पाएगा। कैलकुलेशन आपको आती है, मैं मान के चल रहा हूं। कुछ नहीं है सवाल में, एक ही फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट, फटाफट लगाएं आंसर पाएं। हिंट नंबर 1, 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। हिंट नंबर 2, क्या W बराबर -px डेल्टा टी सबको याद है? आज हमें प्रेशर दिया है कि फोर्स, ठीक है साहब, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लो ना यार, इतनी टेंशन क्या है? मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है शायद। पक्का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना? हमने शायद कहानी डिराइव भी तो ऐसे करी थी। हम पहले फोर्स से प्रेशर में आए थे, आज यहाँ पे फोर्स दिया है। पूरी क्लास का मुझे आंसर चाहिए, पूरी क्लास का आंसर चाहिए। सवाल आपसे वर्क डन पूछा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, तो आंसर साइन कन्वेंशन साथ देंगे, विदाउट साइन कन्वेंशन साइन। बहुत अच्छा, मैं सॉल्व कर दूं क्या? समय समाप्त कर दूं क्या? चलिए, समय हुआ समाप्त। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड पहले बता दो। अरे शानदार यार, आपका ध्यान चाहिए। फोर्स कितना है बच्चे? 2 into 10⁵, हाँ या ना? और एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? और वॉल्यूम आएगा 10 लीटर, हाँ या ना? तो लिख देता हूं मैं 10 into 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। सर ये लीटर को आपने मीटर क्यूब क्यों बदला? इतना कॉमन सेंस तो हर बच्चे को है, 1 किलोमीटर प्लस 1 न्यूटन कुछ नहीं होता। इतना कॉमन सेंस तो हर बच्चे को है कि जब हम यूनिट में सॉल्व करते हैं तो लाइक यूनिट में सॉल्व करते हैं, हाँ या ना? अगर नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर मांगता है कि नहीं मांगता है? क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे आप? बोलो बच्चों, कितना आया? जब आप वर्क डन करते हैं तो 2 -2 into 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, या सोनो? अब थोड़ा फिजिक्स याद करते हैं। क्या आपने 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल पढ़ा है? तो जितना न्यूटन मीटर है, क्या उतना ही जूल हो जाएगा? तो आंसर प्यारे बच्चों, W बराबर -2 10 पावर 2 जूल, हाँ या ना? कुछ बच्चों का -200 आया होगा, उनका अलग है क्या? एंड आंसर इज -2 into 10 की पावर 2 जूल। कंसेप्ट दो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। एक, कैसे हमने फोर्स सोचा, हाँ या ना?
अब यहीं पे आपको समझना है कि हमेशा वर्क अगेंस्ट किसी के होता है, जब अगेंस्ट में नहीं होता तो वर्क भी नहीं होता है, हाँ या ना? तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क निकाला। नंबर 2, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल, याद रख पाओगे? तो चाहे इस सवाल के साथ कंक्लूजन में लिख दीजिएगा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। आसान सवाल। ये कुछ सवाल छोटे छोटे जिनसे हमने प्रैक्टिस करी वर्क को। अभी तक आपने दो टर्म्स को सीख लिया। नंबर 1 हीट, क्या सबको क्लियर है? नंबर 2 वर्क, क्या सबको क्लियर है? एक सवाल पूछ दूं, पक्का जवाब दोगे? ऐसे ओरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? 20 जूल का वर्क सिस्टम ने किया, 20 जूल का वर्क सिस्टम ने, तो सराउंडिंग पे कितना वर्क हुआ? 20 जूल का वर्क सिस्टम ने किया, तो सराउंडिंग पे कितना वर्क हुआ? प्लस 20 की माइनस 20। सिस्टम ने कितना वर्क किया? अभी तो मैंने कहा सिस्टम ने 20 जूल का वर्क किया, तो जब मैं बोल रहा हूं बाय द सिस्टम, क्या बोल रहा हूं? तो क्या मुझे साइन कन्वेंशन लगाने की आवश्यकता है? लेकिन जब मैं केवल वर्क बोलूं तो मुझे साइन लगाना पड़ेगा, ताकि मैं दुनिया को बता पाऊं कि बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, हाँ या ना? अगर कभी रिजिड वॉल हुई, कैसी वॉल, तो कितना वर्क डन होगा? सवाल आया, एक क्लोज रिजिड वॉल, एक क्लोज रिजिड वॉल का सिस्टम है, बताओ उसमें कितना वर्क होगा? अब सवाल कह दे कि उसमें वर्क डन तो नहीं होगा, तो अगर उसकी एनर्जी को बदलना है तो कौन सा रास्ता बचा? हीट, पक्का? अगर सवाल बोल दे क्लोज्ड रिजिड वॉल है और एडियाबैटिक भी है, तो क्या उसमें हीट या वर्क दोनों से कोई एनर्जी एक्सचेंज होगा? उस सिस्टम का नाम क्या होगा? मैंने कहा हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड रिजिड, क्या बोला मैंने? एंड एडियाबैटिक, एंड कभी इंसुलेटेड बोलते हैं, कभी नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं, कभी एडियाबैटिक बोलते हैं, सब सब पर्यायवाची। क्या है ये? जैसे होता है ना ऑरेंज का कलर क्या है? और तो ये इतना फेमस हो गया कि लोगों ने नॉन कंडक्टिंग को एडियाबैटिक बोलना शुरू कर दिया। हेलो, मतलब नॉन कंडक्टिंग होना, एडियाबैटिक होना, बात बराबर हो गई। तो उन्होंने कहा अगर क्लोज और रिजिड हो, अगर एडियाबैटिक वॉल हो, तो क्या उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है? कोई भी रास्ता नहीं, ना तो हीट का, ना तो इस प्रकार के सिस्टम का नाम बता पाओगे? आइसोलेटेड सिस्टम, दुनिया से अलग थलग, हाँ या ना? हमने अभी तक दो वर्ड सीखे। नंबर 1 हीट, नंबर 2, कहानी को आगे बढ़ाएं क्या? लिखिएगा नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है बच्चों इंटरनल एनर्जी। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म इंटरनल एनर्जी। मैंने आप सबको होमवर्क दिया था रीड एंड राइट, रिवाइज करें। रीड एंड राइट याद आ रहा है क्या? आप नहीं दिया था? लिख लिख के याद करना है, ऐसा नहीं बोला था? अच्छा, रिवाइज करने को बोला था, तो आपने कैसे रिवाइज? कैसे कॉपी को हवा में फेंक दिया, फिर सारे पन्ने उलट के हाँ हमें याद हो गया? लिख लिख के याद करते ना आप लोग, ये मेरे बोलने की जरूरत है। सर आप जब बोलते तभी लिखते, वरना हम लिखते नहीं है। और आप तो रिवीजन का होमवर्क है तो हम कॉपी ऐसे हवा में लहरा के पढ़ते हैं। पक्का रिवाइज किया है ना? टर्म्स याद किया है ना? नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग इंटरनल एनर्जी। हम रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी यू से। क्लास में हम लोग ई लिखा करेंगे, ई से एनर्जी, ई से इंटरनल एनर्जी। यू लिखते से आप यू मान लेते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी को ई। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आओ समझते, ये है क्या? बड़ा नायाब है, आप सबका ध्यान से है क्या? थर्मो ने क्या सोचा यार, एनर्जी देने लेने के दो रास्ते, एक हीट, दूसरा। अब जब ये एनर्जी देते हैं, इमेजिन देते हैं, तो भाई वो सिस्टम के अंदर पहुंच गई। अब जो सिस्टम है उसके पास अपनी खुद से भी तो पहले कोई एनर्जी है, उसने इस एनर्जी का नाम रखा इंटरनल एनर्जी। क्या नाम रखा? अब यहाँ पे झोल क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, उसे पता है, राइट? इमेजिन करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक सिस्टम है, कौन है? और इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, माइक्रो लेवल पे न जाने क्या क्या होगा, हाँ या ना? थर्मो माइक्रो लेवल पे डील करता है कि मैक्रो लेवल पे? ये थर्मो की लिमिटेशन है, ये थर्मो का अंदाज है कि वो माइक्रो की बातें नहीं करता, फिर भी मैक्रो की बातें करता है। हाँ ये बात गलत है, माइक्रो से ही मैक्रो, हाँ या ना? इमेजिन करते हैं ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम कुछ कुछ है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर। वो जो कुछ ना कुछ उसके अंदर है जिसका उसने नाम रखा इंटरनल एनर्जी। क्या नाम रखा? ध्यान से सुनिएगा,
थर्मोडायनेमिक्स ने इंटरनल एनर्जी को, किसी सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी को डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट था, एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एसोसिएटेड विद इट्स मतलब उस सिस्टम के अंदर उसके एटम, उसके मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जी है, उन सभी एनर्जी को जोड़ दिया, बोला ये उसकी इंटरनल एनर्जी। उसके एटम, उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम, उसके से एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जी है, उसको जोड़ने पे उसने क्या बोला? क्या बोला? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला, इसे लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इट इज द summation of it is the summation of all forms of energy. It is the summation of all forms of energy associated with its atoms and molecules. Associated with its atoms and molecules. उसके एटम, उसके मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जी है, उसने उन सभी एनर्जी के समेशन का क्या नाम रखा? समझते हैं क्या? यहाँ पे कुछ एटम मॉलिक्यूल है, क्या उन सब की अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या उन सब की अपनी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? मैं केवल एटम की एनर्जी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं एक एटम की एनर्जी निकाल नहीं सकता हूं, पर टोटल कोई ना कोई एनर्जी होगा, ये बात कर सकता हूं। मैं एक एटम की एनर्जी निकाल नहीं, पर एनर्जी होगी, ये बात तो कर सकता हूं। हम ब्रह्मांड को देख नहीं सकते हैं, पर ब्रह्मांड होगा, ये बात तो कर सकते हैं। यस और नो? क्या इन एटम से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनकी कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, इनकी कुछ अपनी न्यूक्लियर एनर्जी भी तो होगी, न जाने ऐसे और कितनी एनर्जी होगी, शायद जिसे हम जानते भी ना हो, अभी खोज से परे हो। हाँ या ना? कुछ दिनों पहले अभी बोसॉन पार्टिकल आया था, गॉड पार्टिकल। अरे गॉड पार्टिकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे देखिए मैं क्या बोल दिया हूं। मेरा तहलका मचा था दुनिया में, ये पैंडेमिक के पहले की बात है, वो गॉड पार्टिकल खोज हुई थी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हाँ, ये क्या बोल दिया आपने? दुनिया से परे हैं क्या आप लोग? कोई मतलब नहीं है ना। कहने का मतलब है, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक पार्टिकल खोजी जिसका नाम था गॉड पार्टिकल। क्या नाम था? और गॉड पार्टिकल उसे इसलिए कहा गया क्योंकि माना गया यही वो वजह है। देखो हर चीज में कहीं ना कहीं मास है। ये मास आता कहां से? तो कुछ ने कहा एटम से। बोले एटम कहां से आता है? कुछ ने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। बोले ये कहां से आता है? फलाना फलाना करते करते क्वार्क गया, क्वार्क से भी छोटा आ गया गॉड पार्टिकल। क्वार्क से भी छोटा क्या गया? तो अभी उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज करी जिसका नाम रखा गॉड पार्टिकल। क्या नाम रखा है? गॉड पार्टिकल। उसके नाम को समझे ना, मतलब ये वही वाली बात है, मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं, बोले यही कर, मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं। समझ पा रहे क्या? मैं कड़, ये डायलॉग याद है? तो मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं, बोले ये जो कड़कड़ में व्याप्त है, जो हर किसी के बनने की वजह है, उसका नाम रखा गॉड पार्टिकल। क्या नाम रखा? व्हाट आई वांट टू से, अभी भी पूरी एक्सप्लोर नहीं, अभी भी दुनिया में लोगों को सब कुछ पता नहीं। यहाँ पे इससे एसोसिएटेड न जाने क्या क्या एनर्जी होगी। बोलो हाँ या ना? हो सकता है हमें पता भी ना हो, पर थर्मो कहता है आपको पता है, नहीं पता उससे हमें मतलब। जितनी भी टोटल एनर्जी है, उन सब का समेशन, उन सब का योग, उन सब का जोड़, उसी का नाम क्या रखा गया? उन सब का नाम क्या रखा गया? जैसा कि आप सब जानते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके भी न जाने कितने रूप हैं। कभी वो ट्रांसलेटरी होता है, तो कभी वो रोटेटरी होता है। याद आ रहा है क्या? तो कभी वो वाइब्रेटरी होता है। बोले हाँ या ना? बोले हमें इससे मतलब नहीं है किसके कितने रूप, हमें इससे मतलब नहीं है कौन कैसे कैसे है, हमें इससे मतलब नहीं आप तौल पाते नहीं तौल पाते, हमें इससे मतलब नहीं आप मेजर कर पाते नहीं कर पाते। उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है राइट नाउ, वही उसका क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? The way it is defined, don't you think it is very complex? The way it is defined, don't you think it is very complex? चाहे आप मेजर कर पाओ, चाहे ना मेजर कर पाओ। क्या बोला उन्होंने? चाहे आप मेजर, चाहे ना मेजर, जो भी टोटल एनर्जी है, उसी का नाम तो इंटरनल। चाहे आप मेजर कर पाओ, चाहे ना मेजर कर, जो भी टोटल है, कुछ ना कुछ तो है, उसका नाम रखा गया इंटरनल एनर्जी। क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया?
अगर कोई सिस्टम होगा, अगर कोई सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी तो अपने अंदर कंसिस्ट करता होगा, उसी का नाम रखा इंटरनल एनर्जी। बट याद रखना, एसोसिएटेड विद इट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड विद इट एटम्स एंड। तो बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, जरा सुनिएगा, क्या ये डस्टर है? एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे थर्मो, पढ़ रहे केमिकल, थर्मो पढ़ रहे, सिस्टम पढ़ रहे, क्लोज सिस्टम पढ़ रहे, कैसे सिस्टम पढ़ रहे, कैसे फील करते दुनिया में, फील करते पढ़ते हैं, गैस फील करते पढ़ते हैं, अब यहाँ फील कर रहे, राइट? इमेजिन करते हैं इसके अंदर बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, हाँ या ना, है कि नहीं है? उनकी न जाने कितनी एनर्जी होगी। वो जो टोटल एनर्जी का समेशन है उसका नाम रखा गया ई। क्या नाम रखा गया? इमेजिन करते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, कैसा ये, ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये, क्या है ये, और इसको मैंने किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में लाया। तो जब ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आएगा तो क्या इसमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रिपल्शन होगा? तो क्या इसकी एनर्जी में चेंज होगा? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो एनर्जी में चेंज हो उसे हम इंटरनल एनर्जी में काउंट करें कि ना करें? द वे इट इज डिफाइंड उसे हम काउंट करें कि ना करें? क्यों ना करें? क्योंकि वो जो एनर्जी आई वो तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आई, बोलो हाँ या ना? तो क्या उसे काउंट करना बनता है? तो सवाल पूछा जाता है, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की सभी एनर्जी का समेशन है, तो क्या एक्सटर्नल एनर्जी का भी समेशन है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा लिखिएगा, E बराबर के प्लस पी प्लस डॉट 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 डॉट। Internal energy is the summation of all forms of energy, but the thing is associated with its atoms and molecule. Associated with its atoms and molecule. बच्चा ये तो रट लेता है, इस सिस्टम की टोटल कंसिस्ट एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है, लेकिन वो ये भूल जाता है इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो लिखिएगा which is not included, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। किसी भी सिस्टम की अपनी जो टोटल एनर्जी उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। पर अगर कोई दूसरे की वजह से आएगा उसे हम इंटरनल एनर्जी में काउंट। तो लिखिएगा व्हाट्स नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट्स नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है उसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी अराइजेस, energy arises because of some external factor. Energy arises because of some external factor will not be counted in E. Energy arises because of some external factor will not be counted in. एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लो क्या? और ऐसा सवाल आपको हम कभी पेपर में दे दें तो घबराना नहीं। इमेजिन करते बच्चे ये ट्रॉली है, क्या है ये, क्या है ये, और इमेजिन करते हैं इसके अंदर एक गैसियस सिस्टम रखा है। कैसा सिस्टम रखा है? क्या गैसियस सिस्टम है, तो अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे। क्या मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होगी? काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या होगी, नहीं पता, कुछ ना कुछ तो होगी। क्या राइट नाउ अभी जो टोटल एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी होगी? होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? आपने क्या किया, इस कार्ड को मूव कराया, करा दो मूव। जब कार्ड को मूव कराओगे तो क्या अंदर के गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मोशन आएगा? आएगा। तो क्या उससे एनर्जी बदल जाएगा? मेरा सवाल है आप सबसे कि जब ये कार्ड मोशन में आएगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज होगी कि नहीं होगी? मेरा सवाल है आप सबसे, फिर से सुनना, जब ये कार्ड मोशन में जाएगा, जब ये कार्ड मोशन में, जब ये कार्ड मोशन में, तो उस गैसियस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही रहेगी कि चेंज होगी? वही क्यों रहेगी? फील फील, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो एक्सटर्नल फैक्टर से आया वो काउंट, वो काउंट। तो वो जो अलग सी एनर्जी आई, वो जो मोशन से काइनेटिक एनर्जी आई, क्या वो बाद में काट के चलने से आई? क्या उसे काउंट करना सही रहेगा?
मैंने फिर से वही लाइन कहा कि अगर कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया तो उसकी एनर्जी काउंट। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बना के लिखिएगा। इफ कार्ट इज इन मोशन, if cart is in motion, if cart is in motion, kinetic energy of gaseous particle will change, but its internal energy will not change. Kinetic energy of gaseous particle will change, but its internal energy will not change. याद रख पाएंगे? तो सवाल आता है कि इंटरनल एनर्जी है क्या? साहब, इंटरनल एनर्जी अंदर की टोटल एनर्जी। तो केवल अंदर की गिनना है, बाहर से जो एनर्जी है उसे गिनना चलेगा। सवाल आपको कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा फिराएगा, पर याद रखना किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी राइट नाउ वही इंटरनल एनर्जी है। हाँ या ना? क्लियर है? आप सबका ध्यान चाहिए। इंटरनल एनर्जी है क्या यार? टोटल एनर्जी। टोटल चलेगा। ये बताओ, अगर 5 मॉलिक्यूल होते, कितने होते? तो जो टोटल एनर्जी होती वो 5 की वजह से आती। अगर 10 होते तब किसकी वजह से आती? अगर 20 होते तो किस वजह से आती? जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा कि उतनी कम। तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा? और जो अमाउंट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव? कौन है? तो इंटरनल एनर्जी को एक्सटेंसिव बोले, इंटेंसिव बोले? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पॉइंट बना के लिखते चलना, राइट? एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी को हमने कैसे लिखा है? ई। ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन। कैसे बता आपने स्टेट फंक्शन? कैपिटल लेटर स्टेट फंक्शन। अब थोड़ा फील करते, फील कर ले क्या? लेट्स इमेजिन इसकी अभी कुछ इंटरनल एनर्जी। लेट्स इमेजिन, कर लो। आपने इसकी एनर्जी को बदला, इसकी एनर्जी को। अब इसकी एनर्जी को बदलने के कितने रास्ते? दो। या तो हीट दो, या तो वर्क करो, या तो हीट लो, या तो वर्क लो। मैं क्या बोला, समझ पा रहे क्या? मेरा सवाल आप सबसे है, हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन? ये पाथ फंक्शन फील आता है ना? हीट पाथ फंक्शन फील आता है ना? मैंने इसकी एनर्जी चेंज कर दी। इसकी एनर्जी अभी मान लो 100 जूल है टोटल एनर्जी। कितनी है? कितनी है? अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो इसकी एनर्जी हो गई 120। कितनी हो गई? अब 120 मुझे करना है तो मैं ले जाकर छत पे करूं, मैं ले जाकर ग्राउंड फ्लोर पे करूं, मुझे मतलब इससे है कहां क्या कि मतलब 120 से। तो 100 से 120, 100 से ये रास्तों पे डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा। तो इंटरनल एनर्जी को मैं स्टेट फंक्शन बोलूं, पाथ फंक्शन? वो तो आपने पहले बोल दिया था सर, कैपिटल लेटर स्टेट फंक्शन है। हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फंक्शन। एक बात बताओ, हम लोग थर्मो पढ़ते हैं, केमिकल थर्मो, हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, गैसियस सिस्टम। अभी फिलहाल लोग पढ़ रहे हैं गैसियस सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? और गैसियस सिस्टम में भी हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस है। एक तो गैस, उसमें भी आइडियल, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन, ना तो अट्रैक्शन। और इसके मॉलिक्यूल इतने 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 छोटे कि नहीं है। क्या बोला मैंने? इसके मॉलिक्यूल इतने 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 छोटे कि द वे इट इज डिफाइंड, चीजों को डिफाइन कैसे किया, समझ पा रहे क्या? एक तो हम पढ़ रहे हैं गैसियस सिस्टम, उसमें पढ़ रहे हैं आइडियल, उसमें पढ़ रहे हैं आइडियल। आप सबका ध्यान चाहिए, क्या आइडियल गैस के अंदर अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा। जो मन में है वो फील करो यार, फील, घुसो घुसो थर्मो के अंदर। एक तो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी गैसियस, उसमें भी आइडियल गैस। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमें आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी लिखनी है। आइडियल गैस की किसकी लिखनी है? क्यों आपकी क्यों नहीं लिख रहे? आपको नहीं पढ़ रहे यार, डस्टर क्यों नहीं लिख रहे? किसको पढ़ रहे? क्यों पढ़ रहे इसको? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट केस। क्यों ऐसा क्यों पढ़ रहे? सिलेबस। क्यों आपका सिलेबस ऐसा क्यों
सिलेबस देखेंगे। आइडियल गैस, क्या बोला मैंने? अब हमें आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी लिखनी है। आप बताओ आइडियल गैस न्यूक्लियर को काउंट करे कि ना करें? फील करके क्यों ना करें? क्योंकि वो है वो नहीं है, वो है वो नहीं है। क्या है नहीं है? वो है, वही तो आइडियल गैस है। जो है फिर भी नहीं है। आइडियल गैस को 2 पॉइंट पे डिफाइन किया है। किसमें डिफाइन किया है? नंबर 1, एक ऐसी गैस जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन। तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। क्या दुनिया में सच में ऐसी कोई गैस है? लोग कहते हैं कुछ नहीं तो लंदन फोर्स है, कुछ नहीं तो लंदन फोर्स है। अरे कुछ तो कुछ है, कुछ तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पर आइडियल गैस ऐसी है जिसमें कुछ, मतलब ऐसी कोई गैस, क्योंकि ऐसा कभी नहीं है। नहीं समझ पाए? हमने कहा वो बच्चा जो 18 घंटे रोज पढ़ेगा ना दिवाली में दशहरा, याद आ रहा है क्या? वो आइडियल बच्चा है। वो आइडियल बच्चा, हमने दुनिया घूम डाली, हमें कोई नहीं मिला। मतलब वो है और वो कहाँ है ऑन पेपर? वो कहाँ है? तो आइडियल गैस कहाँ है? अब इमेजिन करो ऑन पेपर है, पर है तो सही, कल्पनाओं में तो है। एक बच्चा जो 18 घंटे पढ़ता होगा, न दिवाली न दशहरा न होली, हर दिन 18 घंटे पढ़ता होगा, क्या वो फर्स्ट टाइम डिजर्व करता है? बशर्ते कॉमर्स नहीं, याद आए क्या? खैर, कहने का मतलब है हम ऑन पेपर सोच सकते हैं हाँ या ना। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर वो आइडियल है, अगर वो, तो क्या उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आती है? जब न्यूक्लियस होगा तब ना आएगी। नहीं सर, न्यूक्लियस नहीं हमारे घर से आती है सर। अरे न्यूक्लियस होगा तब ना आएगी यार, जब प्रोटॉन, तब ना। क्या न्यूक्लियर एनर्जी है? क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है? क्या अट्रैक्शन रिपल्शन है? तो क्या पी है? कुछ नहीं है। उसकी एनर्जी केवल केवल के का फंक्शन है ना, पी भी नहीं है। अभी आपने केटीजी नहीं पढ़ा है, तो अभी उसके पॉइंट में मत जाओ पी क्यों नहीं है। अभी याद रखो कि पी भी नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है। तो इसकी जो एनर्जी है वो केवल के का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक मिनट, आप लोगों ने थोड़ा बहुत याद है आपके सिलेबस में केटीजी है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज द फंक्शन ऑफ, नहीं याद आया सर, याद दिला तो, पर हमें याद नहीं आता कुछ। आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो याद दिलाने की। अरे हाँ या ना? अगर गैसियस सिस्टम है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है? पहले इसको मानो, हाँ आपको पता है, मानो। क्या पता आपको? ये आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी है, और वो भी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। क्या टेम्परेचर फंक्शन है? और कोई दूसरी एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसी है। कौन ऐसी है? कैसी है? ऐसी ही है, उसमें कोई दूसरी एनर्जी नहीं है। चलेगा? तो अगर आइडियल गैस है, अगर, तो क्या उसकी एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है? और काइनेटिक एनर्जी क्या टेम्परेचर का फंक्शन है? सोच लो, क्या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है? ये क्या लिखा मैंने? ये क्या दिवाली फंक्शन, होली फंक्शन? मैथमेटिकल फंक्शन, जिस पर डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? ये किसका फंक्शन है? यानी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? आप सुनना ध्यान से, सुन रहे हो क्या? इमेजिन करते हैं इसमें आइडियल गैस भरी है। क्या भरी है? कहाँ है? है कौन सी गैस? वो नहीं है, वो फिर भी है आइडियल गैस। अब हमने क्या किया, इसमें किया हुआ, क्या किया, क्या किया? ये वर्क कैसे करते हैं? ये क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपांशन, पक्की बात। तो जब वर्क होगा या वर्क इससे होगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या इसका एनर्जी चेंज होगा? हीट दो या हीट लो, क्या एनर्जी चेंज होगा? अब इसकी जो एनर्जी है, आइडियल गैस एक पानी है, इसकी एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। सवाल कहता है हमने ऐसे किया, हमने कि टेम्परेचर ना बदला, टेम्परेचर ऐसे किया, क्या किया? तो बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? क्या इसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी? In isothermal process for ideal gas, change in internal energy is equal to G। एक मिनट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कि इंटरनल एनर्जी जीरो? क्यों इंटरनल जीरो क्यों नहीं? सर टेम्परेचर जीरो नहीं है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है।
टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर में चेंज नहीं। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर जीरो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट फॉर आइडियल गैस, नेक्स्ट पॉइंट फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फिर उसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट फॉर आइडियल गैस, लिख लिया होगा, लिखिएगा E बराबर के, E बराबर के, E बराबर के, and Ke is the function of temperature only, and Ke is the function of temperature only। जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल केवल टेम्परेचर का फंक्शन है फॉर आइडियल गैस, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, hence hence in an isothermal process, in an isothermal process, in an isothermal process for ideal gas, गौर करिएगा मैंने आइडियल गैस बोला है, in isothermal process for ideal gas, delta E is equal to, delta E is equal to, पक्का डेल्टा ई जीरो की ई जीरो, डेल्टा ई और ई में अंतर है, बोलो हाँ या ना। अब ऐसे पूछता हूं, बताओ ई जीरो कब होगा? जब टेम्परेचर जीरो, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इज दिस क्लियर? तो डेल्टा ई बराबर जीरो है ना, ई बराबर जीरो है, चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा ई बराबर जीरो। अब बच्चा रट के जाता है, बच्चा रट के, अगर आइडियल गैस का सवाल आए, किसका सवाल, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा ई बराबर जीरो, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई बराबर, पर एग्जाम लेता है मजे, एग्जाम क्या लेता है, वो ऐसे आता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, dE by dV at constant temperature बराबर जीरो, सेलेक्ट दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। और बच्चा रट के गया था, बच्चा रट के, और सवाल आया, ये बोले ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, नहीं समझ पाए। प्यारे बच्चे, ये वही लिखा है जो आपने शब्दों में लिखा है, फिर ऐसे क्यों लिखा? मैथ, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ थर्मो, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ, अरे हाँ या ना, प्रूफ किया था ना, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, थर्मो इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एंड मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ, इज दिस क्लियर? तो वो ऐसे लिखते, बात बराबर है, कैसे सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो, टेली यानी चेंज इन इंटरनल, और ये क्या लिखा हुआ है, टी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा? तो क्या वो जीरो होगा? तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? लिख लो दूसरी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। फिर बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सर क्या पूछता है, यहां लिखा होता है डेल ई अपॉन डेल फलाना, तो क्या आंसर बदल जाता? अरे डेल ई टेम्परेचर से मतलब है, फलाने से मतलब नहीं है, लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बच्चों, है क्या? अभी आपके दिमाग में हमने कंसेप्ट डाला इंटरनल एनर्जी का, किसका डाला? मैंने कहा इंटरनल एनर्जी, तो क्या फील आया? मतलब उस सिस्टम से एसोसिएटेड उसकी टोटल एनर्जी एट दिस मोमेंट, एट दिस, फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल, फ्रॉम इट्स आयंस या एटम्स, हाँ या ना? कोई एक्सटर्नल एनर्जी काउंट, कोई एक्सटर्नल काउंट, अगर आइडियल गैस है, अगर, तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, और जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, अगर टेम्परेचर, तो क्या आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? बच्चा रट के जाता है, बच्चा रट के, जब भी आइसोथर्मल आएगा, जब भी आइसोथर्मल, आंसर डेल्टा ई बराबर जीरो। एग्जाम में आता है आइसोथर्मल भी, ऑप्शन डेल्टा ई भी होता है, लेकिन वहां आइडियल नहीं रियल गैस लिखा होता है। प्यारे बच्चों, में आपसे पूछता हूं, क्या अब भी डेल्टा ई जीरो होगा? अब क्यों ना होगा? लॉजिक को समझो ना यार, जब रियल गैस है तो उसमें अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, भैया उस एनर्जी का योगदान भी तो जुड़ा होगा। ऐसा तो केवल आइडियल में होता है। क्या आइडियल में होता है? ई बराबर, तो बच्चा क्या करता है, ई से काट देता है, के बराबर 1, यस। ऐसा तो नहीं करोगे ना आप? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के,
नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन isothermal process for real gas, delta E is not equal to 0. In isothermal process for real gas, delta E is not equal to 0. चलेगा? बच्चा रट के जाता है जब भी आइसोथर्मल आएगा, जब भी आइसोथर्मल, डेल्टा E बराबर 0 ओनली फॉर आइडियल। उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन रियल गैस के लिए ऐसा ये फील आया कि रखना पड़ा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी रियल गैस में बाकी फैक्टर भी काउंट होंगे ना यार। प्यारे बच्चों, बच्चा रट के जाता है, बच्चा रट के, जब भी आइसोथर्मल आएगा, जब भी आइसोथर्मल, डेल्टा ई बराबर 0 आंसर लिखा। क्या ऐसा सच में हर जाएगा? ऐसा आइडियल गैस के केस पाया। एक सिंपल सा केस मैं आपसे पूछता हूं, सबका ध्यान है क्या यार? ये बताओ, एक वर्ड होता है फेज ट्रांजिशन। क्या होता है? क्या आप सब फेज ट्रांजिशन समझते हैं? ये बताओ, जब फेज ट्रांजिशन हुआ, जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, सॉलिड से, आप फिलहाल मुझे इस रिएक्शन का नाम बता पाओगे? इसका नाम है बॉइलिंग। क्या नाम है? पक्का? इधर से मेल्टिंग, इधर से फ्रीजिंग, इधर से, इधर से, और सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है। ये कैसे पता चला? साइंस है ना। क्या सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है? सब कुछ थमा थमा सा है। मैं अभी आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जिसे मैं इक्विलिब्रियम फील कराऊंगा। फैक्ट ये होता है, जब भी कभी फेज ट्रांजिशन होता है, चाहे बॉइलिंग हो, चाहे मेल्टिंग हो, चाहे फ्रीजिंग हो, सब एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे होता है। तभी तो आप कहते हैं बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे होता है, वो एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे। सच्चाई ये है, वहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। अभी फिलहाल मान लो आप ऐसा होता है, मान लो, अरे मान लो, क्या यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल है। ऑल फेज ट्रांजिशंस आर आइसोथर्मल, ऑल फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल। बोलो ना यार, फेज ट्रांजिशन, क्या बोला मैंने? यानी फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड, व्हाटएवर, उसे फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। जो भी फेज ट्रांजिशन होता है, क्या कांस्टेंट टेंपरेचर पे होता है? क्या ये आइसोथर्मल होता है? मेरा सवाल पूरी क्लास से, क्या इसके लिए भी डेल्टा ई 0 होगा? क्या इसके लिए भी डेल्टा ई 0 होगा? क्यों क्यों क्यों? सर, डेल्टा ई बराबर 0 केवल आइडियल गैस के लिए होता है, आइसोथर्मल में और किसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि, however, next point, however, all phase transition are isothermal. However, all phase transition are isothermal. सारे के सारे फेज ट्रांजिशन आइसोथर्मल तो है, बट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन डेल्टा ई, बट डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू 0। चलेगा बच्चों? आप सबका मुझे फिर से ध्यान चाहिए। हम लोग अभी कौन सा टर्म पढ़ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। कौन सा टर्म? इंटरनल एनर्जी ई है कि डेल्टा ई है? और डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहां कहां कैसे होगा, थोड़ी थोड़ी बात हुई, समझ पाए? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिटी, एक्सटेंसिव, क्लियर है? मानते हैं इस सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी, मान लो, मान लो। क्या वो इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर मौजूद एटम, इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल, सभी एनर्जी का समेशन है? थोड़ा फील करो यार, क्या उस एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर कर पाना पॉसिबल है? इसकी इंटरनल एनर्जी अभी कितनी है, क्या आप इसे बता पाओगे? बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? सर, हमने पोटेंशियल तो मेजर किया, काइनेटिक मेजर नहीं किया। चलो काइनेटिक मेजर कर दें, न्यूक्लियर मेजर नहीं किया। चलो न्यूक्लियर मेजर कर दें, इलेक्ट्रॉनिक मेजर नहीं किया। अरे सब कुछ मेजर कर दो, क्या पता कुछ मेजर आपको पता ही नहीं है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो सभी एनर्जी का समेशन है। बोलो हाँ या ना? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई को मेजर कर पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई कैन नॉट बी मेजर। क्यों? अरे उसे बनाया ही ऐसे, ऐसे क्यों बनाया? बस बनाया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई कैन नॉट बी मेजर। हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू
ऑफ इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर। लेकिन प्यारे बच्चों, ये थर्मो का जादू है, ये थर्मो का, कि जिसे मेजर नहीं कर सकते हो उसमें भी चेंज मेजर कर सकते हो। डेल्टा ई कैन बी मेजर। यस, दिस इज ट्रू। ई कैन नॉट बी मेजर। अभी कितनी इंटरनल एनर्जी है ये बता नहीं, पर इसमें कितने का चेंज है हम ये बता। ये जादू नहीं लग रहा आपको? जिसे हमने केवल किताबों में डिफाइन किया, जिसे हमने केवल शब्दों में डिफाइन किया, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते थे, असंभव सा लग रहा था, हमने उसके अंदर होने वाले चेंज को भी मेजर करके बताया। हेलो। और वो चेंज कैसे मेजर होता है, उसके लिए हमें पढ़ना होगा कानून। क्या पढ़ना होगा? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट। बट विद द हेल्प ऑफ but with the help of laws of thermodynamics, delta E can be measured. But with the help of laws of thermodynamics, delta E can be measured. हाँ, ये सच है। E को मेजर नहीं कर सकते हैं। फील करो ना, कैसे मेजर करोगे यार? आधी एनर्जी तो ऐसी है जिसे आप जानते भी नहीं हो। So how you can measure the absolute value of E? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन आप डेल्टा ई को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलेगा? मैं अभी आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, कुछ ही देर में से फील कराऊंगा, अभी बस मान लो। चलेगा? मान लो कि कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, ताकि हमारे नोट्स प्रॉपर बने रहे। राइट? क्या हम ई को मेजर कर सकते हैं? अरे बोलो ना, क्या हम डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब मेजर कैसे करते हैं? जब भी डेल्टा ई को मेजर करना होता है, हम लोग मेजर करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। कहां मेजर करते हैं? अरे ये क्या है कुछ है, कुछ है। मान लो हम लोग मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम है ढिमढिम ताना। क्या नाम है? ये क्या है कुछ है। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है कुछ है। अरे हाँ या ना? और बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या रखते हैं? तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जितना भी हीट का एक्सचेंज होता है प्यारे बच्चों, वही डेल्टा ई होता है। ये कैसे होता है मैं सिखाऊंगा, अभी मान लो ऐसा होता है कुछ देर के। मान लोगे क्या? नेक्स्ट पॉइंट। टू मेजर डेल्टा ई, मैंने कहा ई मेजर नहीं होगा, कौन मेजर होगा? डेल्टा ई। अब डेल्टा ई भी कहां मेजर होगा? यहां मेजर होगा। कैसे मेजर होगा? ऐसे होगा। ये कैसे होगा? कुछ देर में बताते हैं। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट। टू मेजर डेल्टा ई, बॉम्ब कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉम्ब कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और नीचे लिख लेना QV बराबर डेल्टा ई, QV बराबर डेल्टा ई। चलेगा? ये कैसे हुआ कुछ ही देर में बताने वाला हूं, बस मान लो। हाँ साहब, कोई तरीका है। मान लो आप सबका ध्यान चाहिए, क्या आपने ई को फील किया? क्या ई को मेजर कर सकते हैं? ई ई ई, क्या डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं? लेकिन अगर आइडियल गैस, कौन सी गैस? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, बोर्ड पर है क्या? क्या आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है? और काइनेटिक एनर्जी केवल, काइनेटिक एनर्जी केवल, ऐसा तो नहीं ना सर ई से ही कट गया के, इसलिए के केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, ऐसा तो नहीं है ना? पक्का ना? क्या इंटरनल एनर्जी केवल केवल टेम्परेचर का फंक्शन है फॉर आइडियल? आप सब जानते हैं गैस मोनो एटॉमिक होती है, डाई एटॉमिक होती है, पॉली एटॉमिक होती है। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर मोनो एटॉमिक गैस है अगर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT। क्या होता है? तो आप मुझे बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पक्की बात? एक मिनट एक मिनट, ये क्या लिखा है? किसकी निकाल रहे हैं? कितना आया? आर क्या है? सबको याद है? ये टेम्परेचर है क्या? अगर टेम्परेचर 0 केल्विन, टेम्परेचर 0, तो इंटरनल एनर्जी 0। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या केवल टेम्परेचर डिपेंड करती है? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना? सवाल आया, ई कैन नॉट बी मेजर्ड फॉर एनीथिंग। ई कैन बी मेजर्ड फॉर आइडियल गैस, पर वो तो गैस है ही नहीं। नहीं समझ पाए? फिर से, क्या हम आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं? अब रियल दुनिया में आओ, क्या हम इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं? पर मेजर कर तो सकते हैं। आइडियल गैस कहाँ है, आपके घर की मेरे घर? नहीं समझ पाए? ऑन पेपर मेजर कर सकते हैं, सच में मेजर, ऑन पेपर मेजर कर सकते हैं, पर सच में मेजर। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, इंटरनल एनर्जी
internal energy for 1 mole of for 1 mole of monoatomic ideal gas. Internal energy for 1 mole of for 1 mole of monoatomic ideal gas. लिख लीजिएगा फॉर्मूला E बराबर 3/2 RT. E बराबर 3/2 RT. E बराबर 3/2 RT. फटाफट जवाब देना. क्या आप सबने E को फील किया? क्या E को मेजर कर सकते हैं? इन जनरल क्या E को मेजर कर सकते हैं? वो तो ऑन पेपर है ना यार. मैं जब बोलूं E को मेजर कर सकते हैं ना, क्या डेल्टा E मेजर हो सकता है? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्या बोला मैंने, आइडियल गैस के लिए डेल्टा E की वैल्यू 0 होगी. सच भी तो है, जब टेम्परेचर बदलेगा नहीं तो ही बदलेगा कहां से? हाँ या ना? क्या दुनिया की हर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा E 0 है? ओनली फॉर क्या आप डेल्टा E को मेजर करना चाहते हो तो डेल्टा E को मेजर करने में क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉज. क्या पढ़ेंगे? लॉज बोले तो कानून. लॉज बोले तो कानून को पढ़ने का भी कानून होता है. आपको पता है कानून को पढ़ने का भी, लॉ को पढ़ने का भी एक लॉ होता है. लॉ को पढ़ना कैसे? ऐसा नहीं कोई कुछ भी इंटरप्रिटेट कर ले. इंटरप्रिटेशन का एक नियम होता है. तो लॉ को पढ़ने का क्या लॉ है पहले वो समझते हैं. कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप जिसे पढ़ने वाले हैं पहले जान लो आखिर वो है क्या. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो कहता है आज यहाँ पे जितने भी लॉज बताए जाएंगे ये सारे के सारे लॉज मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है. किन में आधारित है? ऐसा होता है ना जब कोई मूवी स्टार्ट होती है तो डिस्क्लेमर आता है, बोला जाता है हाँ इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है, कृपया ज्यादा ओरिजिनल ना बने. नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए. ऐसा नहीं कि मूवी देख के आप समझ जाए ऐसा है. ये क्या था याद है कुछ? मूवी देखते आप लोग छुट्टी वाले दिन है? खैर मैं चेक कर रहा था. और कहने का मतलब ये है कि इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है, आप इनमें रियलिटी में घुसेंगे नहीं. उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी लॉस पढ़ाए जा रहे हैं आप उन्हें फील करेंगे. क्या करेंगे? अरे थर्मो तो है ही फील का. अरे हाँ या ना? हीट क्या है? गर्मी का एहसास. वार क्या है? थर्मो क्या है? एहसास. अरे हाँ या ना? तो थर्मो कहता है अगर आपको लॉज को पढ़ना है तो मानवीय संवेदनाओं को जगाना होगा. एक बच्चा कहता है सर अगर हम संवेदनहीन है तो क्या? मैंने कहा आप संवेदनहीन कैसे हो? सर मैं आज तक किसी डांट का असर ही नहीं पड़ता है. ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को जगाना होगा. चलेगा? दिखेगा. नंबर 1 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नंबर 1 बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. बेस्ड ऑन ह्यूमन. और क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है, ये एहसास पे आधारित है, इसीलिए इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं. मैंने कहा आप हैप्पी है प्रूफ करके बताएं. दैट्स एब्स्ट्रैक्ट. यस और नो. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट नीड एनी मैथमेटिकल प्रूफ. समझ पा रहे हैं क्या? आप हैप्पी है प्रूफ करके बताएं. तो आप पूरा पेज निकाले, हेंस प्रूव्ड आई एम हैप्पी. ऐसा थोड़ी होता है यार. जो मानवीय संवेदनाओं पे है उसे तो आप एहसास कर सकते हैं. हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, हेंस डू नॉट नीड एनी मैथमेटिकल. इन्हें मैथमेटिकल प्रूफ की आवश्यकता. एनसीईआरटी एक बहुत प्यारी लाइन लिखता है और वहां मुझे आप सबका ध्यान चाहिए. एनसीईआरटी कहता है जब भी आप कभी भी थर्मो के लॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? So the best part is हमेशा वो किसी भी सिस्टम पे लगाए जा सकते हैं बशर्ते वो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पर. कहां हो? मतलब जब भी हम लॉज लगाएंगे, जब भी हम चीजों को सोचेंगे, जब भी हम बातें करेंगे, जाने अनजाने में हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लेंगे या वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा, वहीं तक बात की जाएगी. इसे ऐसे कहा जाता है कि ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम और एट अनदर इक्विलिब्रियम. मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम की बातें चलती. किसकी बात चलती है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. all laws of thermodynamics. All laws of thermodynamics are applicable for the system at equilibrium. Applicable for the system at. तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं उसके पहले का डिस्क्लेमर था, राइट? कि आपको इन बातों को ध्यान में रख के पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आप बोलो सर हमें प्रूफ चाहिए, सर प्रूफ चाहिए. मैंने कहा ना, फील करो. क्या बोलूंगा मैं? क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब हमारे सिलेबस में टोटल 4 कानून है. कितने कानून है? सबसे पहला जीरो कानून, फिर है फर्स्ट कानून, फिर है सेकंड कानून, फिर क्या आएगा?
तो कितने हो गए टोटल? क्यों थर्ड तक के 3 हुए ना, 3 भी था, तो टोटल कितने लॉ पढ़ने वाले अपन? 4। चलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? बोल दो जो मन में आए। व्हाट इज टेम्परेचर? कुछ तो आएगा मन में। व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान। बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? बोलो, कुछ तो बोल दो यार, फिफ्थ सिक्स की बात है। मैं सोचा कुछ बोलोगे आप, हद हो गई। जो मैं बोलने वाला तो आपने पहले कैंसिल कर दिया है। मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे, फिर मुझसे गलत करूंगा, आपने बोला ही नहीं। बोले लो सर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप भी वेल well, जब भी पूछा जाता है टेम्परेचर क्या है, बच्चे अक्सर जवाब देते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ। और मैं कहता हूं गलत। क्या कहता हूं मैं? सर गलत क्यों? हमने ये तो पढ़ा है बचपन से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने पढ़ा है वो गलत है। कैसी बातें कर रहे हो सर? फिर सही क्या है? विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, देखिएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी जवाब दे रहे हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। गलत। गलत क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखिएगा। होमवर्क रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। यार रिवाइज नहीं करते आप लोग यार। इतना प्यारी, मैं सही बताऊं, थर्मो जो आप लास्ट में सॉल्व करोगे ना, न्यूमेरिकल के अंदाज में कुछ नहीं, आप सारे सवाल करोगे, बट बार बार थोड़ा फील करो, मजा आएगा। एक उधर रख लिया, हाँ मैं स्टेट वेरिएबल याद है, स्टेट फंक्शन याद नहीं, थोड़ा फील करते करते चलो। एब्स्ट्रैक्ट चीजें सोचो ना, थर्मो है ही एब्स्ट्रैक्ट। एहसास को डिफाइन करने का नाम थर्मो है। डिफाइन हैप्पीनेस, डिफाइन सैडनेस, डिफाइन सेस। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यही थर्मो है, इसलिए आपको रिवाइज करना है। नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट, लिख लिख के रिवाइज करेंगे। करेंगे क्या आज तक? नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाएंगे, एंथैल्पी, और वही से हमारी थर्मो केमिकल थर्मो शुरू हो जाती है। अभी तक जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स में भी आता है, इसलिए प्लीज अभी तक याद होना चाहिए, ठीक है क्या? नंबर 2, अरे कॉपी बंद कर दिया आपने, देखिएगा। बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, दो सवाल इलस्ट्रेशन। दूसरा सवाल बड़ा प्यारा है, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 मैं क्लास में कराया था, पर आप उसे ट्राई करो। और एक्सरसाइज 1 अप टू 10, बीच में 2-3 सवाल नहीं बने, घबराना मत, वो सब लोग बाद में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 अप टू 10 चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।